टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन सिंह हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आनंद, आज का जो एपिसोड है वो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अमित शाह जी को, क्योंकि संसद में बहुत दिन से उनका इंतजार था। आज वो फाइनली आए और वहां पे शायद 5-10 मिनट रह के फिर संसदीय भंग हो गई। अब जो पार्लियामेंट सेशन है वो अब विंटर सेशन में ही वो शायद दिखेंगे। पूरा 20-22 दिन वो गायब रहे, लोग उन्हें बुलाते रहे लेकिन नहीं आए। तो मैं शुरू करूंगा अमित शाह जी की हिस्ट्री से, और इसकी एक वजह है क्योंकि कल मेरे कुछ मित्र थे, वो ये बोलते हैं कि हम लोग अमित शाह की बड़ी पुरानी बातें हम ब्रेकअप करते रहते हैं, वो ऐसे तो थे नहीं। तो जस्ट एक याद दिलाने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा 2005 से। अमित शाह जी की एक जल्दी से मैं हिस्ट्री दूंगा 2 स्लाइड्स में। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, मैंने 2005 से इनका जो कैरियर है वो यहाँ पर दिखाया है। 2005 में एलिज्ड फेक एनकाउंटर हुआ सोहराबुद्दीन शेख का गुजरात पुलिस द्वारा। ये उस समय वहां के गृह मंत्री थे, मोदी जी वहां के चीफ मिनिस्टर थे। 12 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दिया, क्योंकि उनका कहना था कि स्टेट पुलिस ये ढंग से इन्वेस्टिगेट कर नहीं रही है। जुलाई 2010 में सीबीआई ने अरेस्ट किया अमित शाह को, और अक्टूबर में गुजरात हाई कोर्ट ने इनको बेल दे दी, लेकिन ये कहा कि ये गुजरात में नहीं आएंगे, और वहीं से ये तड़ीपार का इनके ऊपर लेबल लग गया 30 अक्टूबर 2010 से। सितंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस आने दिया गुजरात, और उसके बाद खैर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और वहां से ये कहानी बिल्कुल बदल गई। ये बाद में बरी हो गए 2014 में, फिर ये पार्टी के प्रेसिडेंट बने और मोदी जी की सेकेंड टर्म में आके ये गृह मंत्री बने हैं, और इस तरह से ये आज हमारे देश के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गृह मंत्री माने जाते हैं। लेकिन ये संसद से गायब थे। क्या मैं चाहूंगा आप आनंद, इनकी जो ये हिस्ट्री है, काफी चेकर्ड इनकी हिस्ट्री है, ये एक बार दर्शकों को ये आप समझा दीजिए, ये कहाँ से आए हैं और कहाँ ये आज पहुंचे हैं। आनंद जी, मैं अजय इसलिए इसको समझना जरूरी है क्योंकि अमित शाह या मोदी जी की कोई भी कहानी बिना गुजरात दंगे के नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो एक वहीं से सारा कुछ इन्होंने अपना, जिसको कहते हैं ना, गेम शुरू किया। ये जानना जरूरी है कि अमित शाह, जब मोदी जी 2001 में गुजरात पहुंचे और उनको केशुभाई से उनकी बागडोर लेके इनको एकदम से बागडोर सौंपी गई, तो उस समय गुजरात के होम मिनिस्टर थे हरेन पांड्या। हरेन पांड्या वहां के मजबूत आदमी थे, होम मिनिस्टर थे, आरएसएस के पुराने आदमी थे, तो उनका बहुत दबदबा था। मोदी जी, अच्छा, वो जिस सीट से लड़ते थे वो अहमदाबाद शहर की सीट थी। उसको खाली करने के लिए उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए और मोदी जी फिर उससे लड़ेंगे, क्योंकि सेफ सीट ढूंढ रहे थे। वो उन्होंने मना कर दिया। तो अब अगर मोदी जी को मना कर दिया, अब सोचिए अच्छा, आज हम लोगों को लगता है कि आज, उस समय भी मोदी जी के मन में वही था कि मुझे मना कर दिया। अंततः ये हुआ कि गुजरात दंगा, गोधरा कांड होता है, गोधरा के बाद गुजरात दंगे होते हैं, और हरेन पांड्या को अपने होम मिनिस्टर पद से हाथ धोना पड़ता है। और उनकी जगह, अभी ये सब 2002 से पहले ही मैं बोल रहा हूं कि 2002 अक्टूबर या नवंबर में गुजरात के इलेक्शंस, पहले इलेक्शंस हुए थे जो मोदी जी ने किए थे, तो गोवर्धन जादाफिया, ये वहां पे हरेन पांड्या की जगह इनको होम मिनिस्ट्री का चार्ज दे दिया गया। अच्छा, गोवर्धन जादाफिया जी हो गए। नवंबर में नई सरकार, मतलब नया इलेक्शन हो गया, अमित शाह वहां फिर आ गए, और अमित शाह को एक समय शायद 10 या 12 विभाग दिए गए थे, और होम मिनिस्ट्री इनके पास हरदम रही। अब होम मिनिस्ट्री में इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। हम लोग सोहराबुद्दीन केस से पहले उसका एक प्रीवियस भी वो जान लीजिए। सोहराबुद्दीन हुआ क्यों? सोहराबुद्दीन इसलिए हुआ कि वहां पे हरेन पांड्या, जिनको 2002 में मोदी ने टिकट नहीं दिया था, मतलब a fellow who was the home minister of who was a RSS man का टिकट मोदी ने काट दिया 2002 में, क्योंकि उनसे उनकी पुरानी खुंदक थी। एक्स मिनिस्टर थे ही,
इनका 2003 में, क्योंकि इनके पास ये हरेन पांड्या वो थे जो हरदम कहते थे कि मोदी जी के चेंबर में एज चीफ मिनिस्टर गुजरात दंगों की रूपरेखा बनाई गई थी, इट वॉज प्लान किया गया था, ये वो हरदम स्टेट करते थे। और वो ये भी हो रहा था कि वो कई इंक्वायरी कमिटीज उस समय चल रही थी, वहां पे जाके कहीं कहीं उन्होंने कुछ इस तरह के वक्तव्य भी देने शुरू कर दिए थे। 2003 में हरेन पांड्या की अहमदाबाद में हत्या हो जाती है और सोचिए, केंद्र में होम मिनिस्टर अडवाणी जी के खास आदमी हरेन पांड्या, गुजरात में सरकार अमित शाह, और मतलब मोदी और अमित शाह होम मिनिस्टर, और ये पता नहीं लग पाता है कि उनकी हत्या किसने की। वो अब बात की कहानी है जो किसी को पकड़ के वो बना तो दिया गया, लेकिन असली बात आज भी पता है, सबको पता है हत्या किसके कहने पे करवाई गई, लेकिन मुंह से कोई बोल नहीं सकता है। सोहराबुद्दीन एक गुंडा था अहमदाबाद का, और वो जाके आंध्र प्रदेश में अपना कामकाज कर रहा था, गुंडई का कामकाज, मतलब वो जो इस तरह का काम कर, उसको कहीं से पकड़ा गया, मतलब वो एक बस में जा रहा था, वहां से वो और उसकी पत्नी को उठाया गया, उसको बताया गया वो पाकिस्तानी उससे काम करता है, टिप पे काम करता है, और सोहराबुद्दीन के से को ये बताया गया उसने तुलसीराम प्रजापति के थ्रू ये कांड करवाया था। सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हो जाता है। उस एनकाउंटर पे भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत लोगों ने लिखा है, मैं उसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। सोहराबुद्दीन का, तो उनकी बीबी, उसकी वाइफ का नाम होता है कौसर बी का भी हत्या होती है, और हत्या से पहले उसका बुरी तरह से रेप होता है, और ये सब पुलिस वालों ने ही बताया कैसे रेप किया गया, कैसे क्या किया गया, उसको भी मार दिया जाता है। फिर तुलसीराम प्रजापति को ले जाके अहमदाबाद से राजस्थान की जेल में रखा जाता है, क्योंकि यहां पे उसकी हत्या की चांस थे। अब उसको भी खत्म करना जरूरी था, और ये जो बंजारा जी थे वो उनको फिर लाया जाता है। बंजारा जी जाके उसको लेके आते हैं, राजस्थान से जब लेके आ रहे होते हैं अहमदाबाद, तो रास्ते में वो भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी भी हत्या हो जाती है। अब ये एक सोहराबुद्दीन नहीं है, ये 3 हत्याओं के आरोप अमित शाह के ऊपर डायरेक्ट लगता है। मेन कॉन्स्पिरेटर सीबीआई कहती है कि मुख्य अभियुक्त इसके अमित शाह थे, और उसके बाद ये केस को ये बताया जाए, ये तड़ी पार हो जाते हैं, सबको कहानी पता है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। और ये केस भी ट्रांसफर कर दिया जाता है मुंबई, मतलब महाराष्ट्र, क्योंकि यहां पे फ्री एंड फेयर नहीं हो पाएगा ट्रायल। मुंबई में सबको पता है कैसे कैसे केस चल रहा था, लेकिन एक निर्णायक मोड़ यह आता है कि 2013 में वहां पे सरकार आ जाती है बीजेपी और शिवसेना की मिलीजुली। जस्टिस लोया उसको प्रिसाइड कर रहे थे। जिस दिन वहां पे उस सरकार का वो था, स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, तो ये भाई साहब वहां पहुंच गए थे अमित शाह, और वो बार बार एप्लीकेशन ये लगाई जाती थी कि वो कहीं आए नहीं है, मतलब उनके एब्सेंस की एप्लीकेशन लगती थी। तो उस दिन जस्टिस लोया ने कहा कि जब वो बगल में शिवाजी पार्क या जहां पे भी वो सेवाद वहां आ सकते हैं, तो बंबई कोर्ट में क्यों नहीं आ सकते हैं, और अगली बार उनको लाना होगा, नहीं तो मैं उनको, मतलब उनका वारंट इशू, उनको जेल में डालूंगा। अब अमित शाह को जेल में डालेंगे, ये कहने की उनकी हिम्मत। माफ कीजिएगा, 2014 हो गया था, मई में सरकार आ चुकी थी, ये 2014 की बात है, मई में सरकार आ चुकी थी नरेंद्र मोदी साहब की। उसके बाद कार्रवाई होती है, जस्टिस लोया को एकदम से वो नागपुर ऑफिस से ही प्लान बनता है, वो ऑफिस से ही नागपुर चले जाते हैं शादी अटेंड करने, घर वालों को नहीं, को बता के कि मेरा कपड़ा भेज देना, तो घर वाले, मतलब ऐसी शादी जिसमें ये ऑफिस आए हैं और ऑफिस से सीधे नागपुर चले गए। नागपुर में जस्टिस लोया मर जाते हैं, जिसको हु किल्ड जस्टिस लोया में बहुत, इसमें भी बहुत से ऐसे वो लिखे जा चुके हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है। उनके पिता और उनके बेटे पहले कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि ऐसे ऐसे था। सेंटर के उस पे वो उंगली दिखाते हैं अमित शाह की तरफ, और वहां पे उस समय उनके घर वालों ने आरोप लगाया था कि बंबई के जो चीफ जस्टिस थे मुंबई हाई कोर्ट के, वो 100 करोड़ रुपया उन्होंने पेशकश की थी कि ले लो और इस पे मुंह बंद रखो। ये सब टिकले जी ने किताब लिखी है, सब उसमें डॉक्यूमेंटेड है।
जस्टिस लोया को ऊपर पहुंचा दिया जाता है, और फिर जो अमित शाह हैं, सोचिए अमित शाह मुख्य अभियुक्त 302 हत्या के, वो एक दिन भी कोर्ट नहीं जाते हैं। और जिस दिन ये डिसीजन आता है कि उनको इससे बरी किया जाता है, मतलब उनको इससे जी। निकाल दिया जाता है, उस दिन पहले से फिर प्लान होता है। ये होता है कि ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, तो इस खबर को कैसे छुपाया जाए, उसके लिए महेंद्र सिंह धोनी का इस्तीफा जो होने वाला होता है, ये होता है कि रोक के रखो। जिस दिन ये निकलेगा, पहले से प्लान है, महेंद्र सिंह इनका होता है और महेंद्र सिंह धोनी का इस्तीफा आधे घंटे बाद अहमदाबाद से अनाउंस होता है। महेंद्र सिंह धोनी ने इस्तीफा दे दिया। अब पूरा देश महेंद्र सिंह धोनी ने इस्तीफा दे दिया, ये खबर दब जाती है। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो गुजरात मॉडल है, जिसके कर्णधार अब मोदी जी हैं कि अमित शाह हैं कि दोनों लोग हैं, ये कॉपीराइट इनका है। ये इस तरह की चीजों में महारत हासिल है। मानसी सोनी का केस सबने सुना है कि किस तरह से उसको मॉनिटर करते थे अमित शाह, ये सबको पता है। तो जो बात आप यहां पे आप कह रहे हैं कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ीपार आदमी जो हत्या के आरोप में, देखिए तड़ीपार हो सकता है, मैं इसको नहीं, लेकिन एक हत्या के आरोप में, जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा है, जो मोरलेस सबको पता है कि कैसे हुआ है, वो इस देश के गृह मंत्री के पद पे अगर पहुंच जा रहा है, तो देश की अंदरूनी जो भी सिक्योरिटी है, उसके लिए खतरे की बात तो है, और खतरा दिख गया है सामने। जिस तरह से सीआरपीएफ को, बीएसएफ को, जो भी सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस है, जो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री का, उसको किस तरह से व्यक्तिगत सेना की तरह यूज किया जा रहा है, वो हमारे और आपके सामने है। अजय जी आनंद, बिल्कुल सही आपने कहा। जस्ट मैं ऐड कर दूं, जस्टिस लोया का ऑफिशियल रीजन डेथ का कार्डियक अरेस्ट लिखा गया है जो है, लेकिन हम सब जो जो किताबों में छपा है और जो बाकी जगह है, वो कुछ और ही बात थी इस पे। अब हम आते हैं आज की तारीख में। अमित शाह, जबकि इतने ये स्ट्रांग गृह मंत्री हैं, इनका बैकग्राउंड भी अच्छा खासा है, संसद क्यों नहीं आ रहे हैं? छोटी सी चीज है, ये संसद में आके बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी कितना उनके 20 दिन से पीछे पड़ रहे हैं, और 2 दिन पहले तो शायद उन्होंने कहा भी था कि मैं आ रहा हूं और 3 बजे से लेकर अगले दिन 3 बजे तक मैं वहां बैठूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा, लेकिन विपक्ष नहीं चलने दे रहा, संसद नहीं चलने दे रहा। तो ना तो मोदी जी आए और ना ही अमित शाह आए। इतना डरने वाली कौन सी बात है इन्हें कि ये वहां नहीं आ रहे? ये बात मेरे को नहीं समझ आ रही कि व्हाट्स हिज बेसिक प्रॉब्लम। आनंद नहीं अजय, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए अब तो ये भी बात आने लगी है, कोई उसका रिटर्न प्रूफ नहीं है, कि जब ये अमित शाह हर चीज को मारपीट दंगा फसाद करके कर देते हैं, जो अभी अच्छा उनकी जो रिसेंट सफलता है वो बंगाल इलेक्शंस थे। वहां जिस तरह से उन्होंने सीआरपीएफ लगवा के, लोगों को डरा के, धमका के, पीट के, वो करके उन्होंने सरकार बनवा दी, और सरकार ही नहीं बनवा दी, टीएमसी को पूरी तरह से तोड़ भी दिया। अब ऐसे में अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका एक ही आंसर है, राहुल गांधी ने उनको इधर उधर भागने की गुंजाइश ही नहीं रखी है। अंग्रेजी में स्ट्रैंगल होल्ड बोलते हैं, मतलब एक मिनट, हाँ वीडियो फ्रीज हो गया, अब ठीक है, चलो आ गया। अंग्रेजी में स्ट्रैंगल होल्ड बोलते हैं, हिंदी में टेटुआ दबाना बोलते हैं। राहुल गांधी ने इनका टेटुआ दबा दिया, देयर इज अ स्ट्रैंगल होल्ड, पकड़ के ऐसा रखा है। वो कह रहे हैं और कुछ नहीं, हमें आपका भाषण नहीं सुनना है। 20 जुलाई के बाद से 3 डिमांड थी। पहली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी ये थी कि हु इज अकाउंटेबल, किसने पैलेट गन चलाने की परमिशन दी। जिसने पैलेट गन चलाने की परमिशन दी बाई अथॉरिटी, वो अमित शाह के ऊपर आके रुकेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस इज डायरेक्टली अंडर अमित शाह। आरएफ भी अगर चलाता है, रैपिड एक्शन फोर्स, तो वो इट कम्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ दिल्ली पुलिस व्हेन इट इज ऑपरेटिंग इन दिल्ली। तो अगर उन्होंने दी तो वो दोषी हैं और इस्तीफा दें, और अगर उनको ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था इन लोगों ने अपने मन से, तो वो निकम्मे हैं, तो इसलिए इस्तीफा दें। तो कोई चॉइस ही नहीं है। राहुल गांधी इसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं, विपक्ष यही कह रहा है कि पहले ये बताओ कि ये किसने किया। वो इसका जवाब देना नहीं चाहते हैं। वो रांची में क्यों हुआ, तो राहुल गांधी, अरे भाई वो रांची में हुआ नहीं हुआ वो बाद में
पहले जो मुख्य बात है कि पैलेट गन चलाने की किसने परमिशन दी, किसके आदेश पे हुआ, ये बोलो, और अगर तुमने दिया तो तुम दोषी और इस्तीफा दो। तो वो बिल्कुल कॉर्नर्ड है। और कल आप अगर देखते अमित शाह इस तरह से बोलते हैं, बात चढ़ा चढ़ा के, चीख चीख के, आंखें दिखा दिखा के, ऐसे ऐसे कर, कल भीगी बिल्ली बने जिस तरह से बात कर रहे थे कि मैं, वो अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मैं मीडिया के माध्यम से विपक्ष को यह बताना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से क्यों भाई, सदन चल रहा है तो पार्लियामेंट के व्हाई नॉट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आप यहां से क्यों। दूसरा, ये पूरे देश ने उनकी चोरी पकड़ी। बार बार ये कहना कि हम तो रोज सदन आ रहे हैं, हम तो रोज सदन, नहीं, आप संसद भवन में आ रहे हैं, आप सदन के अंदर नहीं, आई आर नॉट गोइंग ऑन द इन द हाउस। हाउस और पार्लियामेंट दो अलग अलग चीजें हैं। पार्लियामेंट इज अ बिल्डिंग जहां पे मंत्रियों के ऑफिस होते हैं, हर मंत्री का ऑफिस होता है वहां, और उस ऑफिस के पीछे भावना यह है कि किसी भी जगह जब मंत्रियों का ऑफिस होंगे तो रोज क्वेश्चंस होते हैं। शायद 9 मंत्रालय के, लोकसभा में 13 मंत्रालय के, वो एक डिवीजन है उनका कि आज इस मंत्रालय का होगा। तो जब क्वेश्चंस होते हैं तो ये माना जाता है कि वहीं से वो जो मंत्रालय रहे उसका जवाब ठीक से देने में वो हो, तो इसलिए वहां मंत्रालय का ऑफिस पूरी तरह से फंक्शन करता है, वो मंत्री का काम होता रहता है। तो ही इज गोइंग देयर एज अ मिनिस्टर, ही इज नॉट अटेंडिंग द पार्लियामेंट, वो सदन में नहीं जा रहे हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं। और उसका लोग सबसे अच्छा उसका जो वो है एग्जाम्पल कि स्कूल में जा रहे हैं लेकिन क्लास में नहीं जा रहे हैं। हम सब, आप तो आईआईटी में थे तो शायद आपके यहाँ इतना नहीं था, हम यूनिवर्सिटी में थे। यूनिवर्सिटी में जाइए, तफरी करिए, मस्ती करिए, इधर जाइए उधर जाइए, चाय पीजिए, वो करिए, इस क्लास में मत जाइए। तो क्लास में जाना थोड़ी, अभी क्लास में जाओगे तब यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना। तो ये अमित शाह का था। अमित शाह से जब ये उन्होंने फिर घुमाने की कोशिश की, मैं 3 बजे बैठूंगा, सबका लिखूंगा, उन्होंने कहा मैं सबका लिखूंगा और फिर मैं जवाब दूंगा। अरे भाई, तुमसे जवाब कौन मांग रहा है लिख के, तुमसे तो जवाब मांगा ही जा रहा है कि किसने वो दिया, तुमसे और कोई जवाब ही नहीं मांगा जा रहा है, तुम काहे के लिए इधर उधर का जवाब दे रहे हो। तो उनकी चोरी पकड़ी गई है। अच्छा, मुझे एक चीज बता दें, मुझे अंदाज तो था, लेकिन ये सब देखिए, जो भी क्रिमिनल माइंड, जिसका दिमाग क्रिमिनली काम करता है, वो डरपोक तो होता है, लेकिन ये इतने डरपोक होंगे मुझे नहीं अंदाज था। आज मालूम नहीं सुबह अजय आपने वो देखा कि नहीं देखा, ओम बिरला जी आ गए, क्योंकि भाई उनके बॉसेस आ रहे थे तो वहां आना जरूरी था, नहीं तो नहीं भी आते। ओम बिरला जी आए, मोदी जी आए, अमित शाह आए, और आने के 2 सेकंड के अंदर वंदे मातरम शुरू हो गया। वंदे मातरम 4-5 मिनट चला, फिर उसके 5-6 स्टैंजास जो हैं सब वो पूरा गाए गए। मोदी जी पूरे टाइम आंख बंद करके खड़े रहे, उनका इतना, क्योंकि आंख खोलते तो सामने राहुल गांधी दिखता तो हो सकता है कि वहीं पे वो कुछ गश खा के ना गिर जाए, क्योंकि अब तो राहुल गांधी कहता ना ये सब डरते हैं मुझसे। राहुल गांधी की बात तो अंततः तो सही हुई ना, राहुल गांधी ताल ठोक के बार बार कह रहे थे कि इनकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने की, ये पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, वो तो बार बार कह रहा था और वही हुआ। अच्छा, अमित शाह क्या कर रहे थे? अमित शाह आज आपने पहली बार देखा होगा, आप पुराने भी निकाल के देखे, इतनी जोर जोर से वंदे मातरम गा रहे थे, उनको सबसे ज्यादा जोर वही वंदे मातरम गा रहे थे कि अटेंशन हटे। और वंदे मातरम खत्म हुआ और 9-2-11, मतलब ये भी नहीं हुआ, किसी ने हल्ला भी नहीं मचाया, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो they have done unprecedented damage to the parliamentary democracy। जो आज ये हमारे ऑफिस में भी चेक किया गया, जब पार्लियामेंट सेशन खत्म होता है लोकसभा में, लास्ट सेशन के बाद, ये तो मॉनसून सत्र खत्म हो रहा है ना, एक वैलिडिक्टरी एड्रेस होता है ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस। वो हिंदुस्तान में पहली बार वैलिडिक्टरी एड्रेस नहीं हुआ। सब जान बचा के भाग रहे थे, जैसे मालूम नहीं वहां से दौड़ा रहे हैं, कोई डंडा लेके आ रहा है, पीटेगा, जल्दी जल्दी भागे सब। ये 4-5 रुके भी नहीं भाई, 2-4 सेकंड, नंबर 1। और एक चीज और जो मेरे पास उसका आंसर नहीं है, मैं चाहूंगा मेरे दर्शक जो भी इसको देखें, इफ देयर इज ओनली वन, मतलब एक ही अगर सॉन्ग को गाना है तो मेरे हिसाब से देन इट हैज टू बी नेशनल एंथम, क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में नेशनल एंथम पहले जरूरी है। अगर एक ही आपको गाना था तो केवल नेशनल एंथम गाने चाहिए था, जो मेरी समझ है। पीपल में करेक्ट मी, मतलब मैं आई वुड लाइक पीपल टू कमेंट ऑन दिस। आप या तो आपको इतना जरूरी था तो आप दोनों गवाते, आप नेशनल एंथम भी गवाते, आप वंदे मातरम राष्ट्रगीत जो अभी अभी हुआ है,
लेकिन आप केवल अगर राष्ट्रगीत गवा रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपने नेशनल एंथम का अपमान किया है। ये मेरी अपनी समझ है, एंड आई वुड लाइक माय ऑडियंस टू रिएक्ट ऑन दिस। अजय जी आनंद, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, हम अब इनकी जो भी पॉलिसीज रही हैं और इसको हैंडल करने के लिए, तो वेयर आर वी हेडिंग नाउ? मतलब अगर अमित शाह नहीं आए संसद में तो वो प्रश्न खत्म नहीं हो जाते हैं जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाहर भी कंटिन्यू होंगे, अगले सेशन में भी हो सकता है फिर से ये बात उठ जाए, क्योंकि जो मूवमेंट है, जो स्टूडेंट मूवमेंट है, वो तो खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त 3 जगह मूवमेंट्स चल रहे हैं। एक तो कॉकरोच जनता पार्टी का है, उन्होंने कहा है कि फेज 2 ऑफ जंतर मंतर हम फिर स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को उनकी जो एजिटेशन की पॉलिसी है वो समझ नहीं आ रही। दूसरा, एक तरफ रांची में, झारखंड में स्टूडेंट्स का मूवमेंट चल रहा है, और तीसरा कांग्रेस का जो राहुल गांधी लेड है, जो जो हमारे युवकों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं, छात्रों की गूंज, ये तो कोई खत्म होते हुए जल्दी नजर नहीं आ रहा। झारखंड का हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन जैसा मूवमेंट झारखंड में हुआ है वैसे मूवमेंट हमारे हर स्टेट में हो सकते हैं। ये हरियाणा में भी हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है, एमपी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि देश में एजुकेशन में इरेगुलरिटीज बहुत बढ़ गई। तो वेयर आर वी हेडिंग नाउ? ये हमारी सरकार तो भाग गई, अमित शाह भाग गए, तो अब ये जेनजी, सो कॉल्ड जेनजी, या ये जो मूवमेंट्स है किस तरफ जा रहे हैं? आनंद। अजय, मैं बिल्कुल क्लियर है। पहली चीज, अमित शाह और मोदी को यह लगता है कि वो संसद में नहीं आने से वो इस बात को दबा ले जाएंगे। मेरे ख्याल में इट इज ओनली एडिंग फ्यूल टू द फायर। ये संसद के बाहर, यहाँ पे अगर उसकी कुछ मान ली 10 का पैमाना था तो वो अब 100 का हो जाएगा बाहर। इट इज मोर पीपल विल आस्क दिस क्वेश्चन। आप कहीं जाएंगे ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो आपने कहा ना, एक दो चीजें और हुई हैं देश में। जो जेंजी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो केवल आंदोलन कई जगह शुरू हो गए हैं। बिहार में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है, बहुत उत्तराखंड में चल रहा है, सब जगह चल रहा है। लेकिन 2 ही स्टेट एंगेज हो रही हैं स्टूडेंट से, एक कर्नाटक और एक झारखंड। नो, मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा की व्यवस्था तो बदहाल है ही। यही राहुल गांधी का प्राइमरी हुआ है कि भाई आप ये नीट ईट से ज्यादा ये जो व्यवस्था पूरी है इस पे काम करिए। लेकिन 2 ही स्टेट गवर्नमेंट एंगेज हो रही हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही हैं? बाकी स्टेट गवर्नमेंट, आपने देखा उस दिन जब वो धामी जी थे, उनके सामने उस लड़की ने कहा कि मुझसे 1.5 लाख रुपया घूस मांग, तो उससे माफी मंगवाई गई बाद में। तो आप बाकी जगह एंगेज तो हो नहीं रहे हैं। एंगेज नहीं होके इनको ये लग रहा है कि हम इसको दबा ले जाएंगे, उससे वो 10 टाइम ज्यादा हो जा रहा है। मोदी जी ने उस लड़की से जब माफी मंगवाई, बीजेपी वालों ने, जो 20 जुलाई वाला था कि उसने माफी मांगी, तो मैं अपने घर की बात बताऊं, जो पॉलिटिकली न्यूट्रल लोग हैं, और खास करके मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं बात तो उनकी कर रहा हूं जो 20 साल से कम वाले हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि अगर भाई ठीक है नारा लगा था, उनको अच्छा नहीं लगा। और एक बात, क्योंकि मुझे लगता है वो हर जगह हम लोगों को बात करनी चाहिए। इस पार्लियामेंट में एक अगली पार्लियामेंट आते आते जो मुझे लगता है कि ये हर बार कुछ कुछ कहते हैं ना कि ये अनपार्लियामेंट्री, ये अनपार्लियामेंट्री, वो एक लिस्ट आती है। बंदर 100% अनपार्लियामेंट्री अगले उस तक आ जाएगा, क्योंकि 56 इंच का छोटा बंदर ये इतना पॉपुलर हो गया है। जितना मोदी जी ने 7-8 हजार करोड़ रुपए लगा के पप्पू पप्पू किया था, ये बिना उसके, वो एक छोटी बच्ची थी जो 19-20 साल की एक लड़की थी ना, जो ऐसे दिखा रही है उसका वो कि हाँ 56 इंच का छोटा बंदर, और फिर वो करती है। तो ये तो ऐसा चिपक गया है जाके कि हर चीज में 56 इंच का छोटा बंदर उसके साथ वो हो जाता है। तो वो मेरे ख्याल में अगले जो अगला वो होगा सेशन, तब तक बंदर को ये अनपार्लियामेंट्री जरूर कर देंगे। राइट। चलिए आनंद, आज इतनी समय है, थैंक यू वेरी मच। आपने ज्यादातर बातें सही बोली है, मेरे ओपिनियन भी आपसे मिलते ही हैं। थैंक यू सो मच।